Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will study about your next cell organelle, that is lysosomes. Before starting with that session, please make sure that you have subscribed to our channel, and if you haven't, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin. Alright, so let's start with our today's session with a new cell organelle, that is lysosomes. अब ये लाइसोसोम क्या होता है, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम पढ़ चुके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हम पढ़ चुके, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑर्गेनल है लाइसोसोम, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये होता क्या है। लाइसोसोम सेल के अंदर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन से, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट सेशन में कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसका दो फंक्शन होता है। पहला, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, और दूसरा वो खुद के कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। तो वो खुद के कुछ प्रोडक्ट्स जो बनाता है, उसमें से हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि वो नॉन सेल्यूलोज प्रोटीन बनाता है, पेक्टिन, ठीक है, नॉन सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट बनाता है पेक्टिन। अब उसके अलावा वो और एक चीज़ बनाता है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है, ये एक ऐसा वेसिकल है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बाहर आता है, ठीक है। कैसे दिखाई देता है लाइसोसोम, देखो यहाँ पर डायग्राम देखो ध्यान से। ये जो ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, वो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। और फिर उसके बाद वो लाइसोसोम कहाँ से निकल रहा है, ध्यान से देखो चेन कैसे जा रही है। वो लाइसोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहा है। बड़ा स्ट्रक्चर आपका ग्रीन कलर का है, वो लाइसोसोम है, लेकिन वो एक्चुअली कहाँ से निकल रहा है, वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकल रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक नीचे छोटा सा वेसिकल निकल रहा है, और उस वेसिकल को हम बोलते हैं लाइसोसोम। अब बेसिकली लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम का फंक्शन ये होता है कि वो कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से हमारे सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। सो बेसिकली लाइसोसोम को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, सुसाइड बैग्स। डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज लाइसोसोम एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आपको ये जो मैंने बोला ये सब समझ में आएगा कि क्यों उसको सुसाइड बैग बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एग्जैक्टली क्या फंक्शनिंग है, देखते हैं। अब पहला पॉइंट हमको क्या दिया गया है लाइसोसोम के इंट्रोडक्शन में, लाइसोसोम्स कैन बी कंसिडर्ड एज डिसमैंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट्स ऑफ सेल। मतलब लाइसोसोम्स डिसमैंटल करते हैं। डिसमैंटल मतलब क्या होता है, समझो आपने वो क्यूबिक्स खेला है, वो जो 4 डिफरेंट कलर्स का बॉक्स होता है, 6 डिफरेंट कलर्स का, उसके ऊपर 9 ऐसे क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स, उनको अरेंज करना होता है। तो पहले तो वो सारे के सारे बॉक्सेस इवन कलर के होते हैं, मतलब ऊपर पूरे 9 क्यूब्स जो होंगे वो वाइट कलर के, यहाँ पर पूरे ऑरेंज कलर के, यहाँ पर पूरे ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी है। तो आपका इनिशियली वो क्यूबिक्स जो होता है वो सब इवन कलर का होता है, लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दूँ तो मैं उसको डिसमैंटल कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं उसको डिसमैंटल कर रही हूँ, मैं उसके स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर रही हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो वैसे ही जब हमारे यूकैरियोटिक सेल में कोई अनवांटेड चीज़ आ जाती है, या कोई अबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस हो जाता है, या अनवांटेड सेल प्रोड्यूस हो जाता है, तो मुझे अपने सेल के अंदर वो अनवांटेड सेल नहीं रखना है, मुझे वो डाइजेस्ट करके रिमूव कर देना है। तो जब हम उस सेल को डाइजेस्ट करके रिमूव कर देना है ऐसा बोलते हैं, तो मतलब उस टाइम पे कौन सा सेल फंक्शन करेगा, लाइसोसोम फंक्शन करेगा, क्योंकि लाइसोसोम वो सेल है जो हमारे अनवांटेड सेल को ब्रेक करेगा और उसको रिमूव कर देगा सेल के अंदर से। अंडरस्टूड। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, डिसमैंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट, मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना यूकैरियोटिक सेल का। अब सेकेंड फंक्शन क्या बताया गया है, सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मतलब लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन है, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन के आ रहा है। समझो ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा इमेजिन करो, दिस इज योर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल निकल रही है, दीज वेसिकल्स आर योर लाइसोसोम। इमेजिन करो कुछ वेसिकल्स कार्बोहाइड्रेट है, कुछ वेसिकल्स मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं। मतलब ये समझो ये आपका मॉडिफाइड प्रोटीन है, जो अंदर गया था, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था, वो डेवलप होकर बाहर निकला। कुछ वेसिकल्स इसके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, और कुछ वेसिकल जो है वो लाइसोसोम है। क्या है वो, लाइसोसोम। और इन लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं। सो क्या बोला गया है हमको सेकेंड पॉइंट में, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके, ऑल राइट।
अब हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स विच वर्क इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिटिक मतलब ये एंजाइम जब अपना काम करती हैं तो जब ये किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं तो वाटर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, द एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स आर यूज्ड बाय मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोला गया है हमको, ये जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं ये सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, यूकैरियोटिक सेल्स यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, टू डाइजेस्ट माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या करने के लिए, अपने अंदर के माइक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ध्यान से देखो, ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या है, ये आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। मैंने इसके अंदर मेरा प्रोटीन डाला, अनमॉडिफाइड प्रोटीन जो था, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनकर आया वो मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डाला। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब वो प्रोटीन गया तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इसमें से जो प्रोटीन बाहर निकलेगा वो डेवलप होके निकलेगा, मॉडिफाई होके निकलेगा, मॉडिफाइड प्रोटीन निकलेगा। लेकिन वो प्रोटीन मॉडिफाई नहीं हो पाया, इनफैक्ट उसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा खराब हो गया। मतलब मैंने इस प्रोटीन को अंदर भेजा था अच्छा बनने के लिए, लेकिन ये खराब बन के बाहर निकला, मतलब ये डिस्ट्रॉयड प्रोटीन बाहर निकला। अब ये प्रोटीन मेरी बॉडी में किसी काम का नहीं है, मुझे इस प्रोटीन को डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। तो उस टाइम पे ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये जो प्रोटीन है, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। समझ में आया। तो बेसिकली लाइसोसोम क्या करता है, अपने खुद के सेल्स का, लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा है, लाइसोसोम बना रहा है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने पूरे सेल के अंदर कोई भी अगर अनवांटेड चीज़ होगी तो उसको वो डाइजेस्ट कर देगा। तो इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइसोसोम अनवांटेड चीज़ों को डाइजेस्ट करता है और उसको वैक्यूल के पास भेज देता है। कहाँ पर भेज देता है, वैक्यूल के पास। और कुछ लाइसोसोम्स तो वैक्यूल के अंदर ही होते हैं। समझ में आया, क्योंकि दोनों का काम क्या है, अनवांटेड चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, द लाइसोसोमल एंजाइम्स शो ऑप्टिमल एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। अब हर एक सेल का, हर एक ऑर्गेनल का अपना खुद का एक वर्किंग पैरामीटर होता है। मतलब कुछ एंजाइम्स एकदम हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम्स को एकदम लो टेम्परेचर चाहिए, कुछ एंजाइम्स को एसिडिक पीएच चाहिए होता है, वो एकदम एसिडिक कंडीशन में ही काम करेंगे। कुछ एंजाइम्स न्यूट्रल 7 pH पे काम करेंगे। तो ये अलग अलग कैपेसिटी होती है हर एक एंजाइम के फंक्शनिंग की। तो यहाँ पर हमको लाइसोसोम का क्या बोला गया है, पैरामीटर क्या बताया गया है कि लाइसोसोम जो है वो अपना बेस्ट एक्टिविटी कब दिखाता है, जब वो एसिडिक पीएच में होता है। ऑप्टिमल एक्टिविटी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी। ऑप्टिमल मीन्स व्हाट, मैक्सिमल। सो लाइसोसोम शो मैक्सिमम एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच। जब आपके यूकैरियोटिक सेल का पीएच एसिडिक होगा तो लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, सेक्रीट करेगा और सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये इसका मतलब क्या है, आपका ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रहा है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी जुड़ा हुआ है और गोल्जी से क्या बन रहा है, लाइसोसोम बन रहा है। क्या बन रहा है, लाइसोसोम बन रहा है। सो लाइसोसोम को बनने के लिए हमको दोनों की ज़रूरत है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी ज़रूरत है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत है। अंडरस्टूड। सो लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर यू क्लियर? ऑल राइट। द लिस्ट ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब हम जो बोल रहे हैं कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, तो कौन सी एंजाइम्स होती हैं, कुछ लिस्ट हमको यहाँ पर दी गई है। द लिस्ट ऑफ एंजाइम्स इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलेसिस। सारे टाइप के हाइड्रोलेसिंग एंजाइम्स हमको बताए गए हैं। आप टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आपके बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ोगे। आपके ही सिलेबस में आपका चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, कुछ 3rd चैप्टर है शायद वो, या 6th चैप्टर है, आई डोंट रिमेंबर। बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कौन से होते हैं। कुछ 6 to डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दिए गए, क्लासेस। उसमें से एक बड़ा सा क्लास है हाइड्रोलेस, और हाइड्रोलेस के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि अमाइलेस। आपने पढ़ा है ये 10th में। अमाइलेस क्या करता है, अमाइलेस आपके सलाइवा में होता है, जो शुगर को ब्रेक डाउन करता है। आप जो खाना खाते हो उसको ब्रेक डाउन करने का काम अमाइलेस करता है, आपके सलाइवा में प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट एंजाइम है प्रोटीएज। प्रोटीएज किसी भी वर्ड के आगे जब ASE लगा होता है ना, ये जो सफिक्स लगा होता है किसी भी वर्ड के आगे, तो उसको हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम। सो यहाँ पर देखो, अमाइलेज ये शुगर ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीएज, प्रोटी मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन को कौन ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज। लाइपेज,
लाइप मीन्स लिपिड, तो लिपिड को कौन ब्रेक डाउन करेगा? लाइपेज। जैसे समझो एक शुगर है आपके बॉडी में, सेल्यूलोज, तो ये सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? सेल्यूलेज। आपके एंजाइम के एंडिंग में सफिक्स में ASE होना चाहिए, तभी आप उसको एंजाइम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि लाइसोसोम के अंदर कौन सी एंजाइम्स होती हैं। लेकिन अब क्या बताया गया हमको यहाँ पर एक पॉइंट, कि ये जो एंजाइम्स होती हैं ये लाइसोसोम के अंदर जब होती हैं ये इनएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं ये? इनएक्टिव। कोई भी सेल हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता ना। जैसे समझो आपके पास कोई टॉय है, चाबी वाला टॉय है, आपने उस टॉय को रखा हुआ है, तो वो टॉय सिर्फ ऐसे ही 24 घंटा तो ताली बजाते नहीं बैठेगा। जब आप उस टॉय की चाबी घुमाओगे तब वो ताली बजाना स्टार्ट करेगा, करेक्ट। वैसे ही आपके लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं इनिशियली वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जब वो किसी डैमेज्ड सेल के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब जो सेल उनको डिस्ट्रॉय करना है, जब वो उस सेल के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब समझो ये जो डैमेज प्रोटीन निकली थी हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, जब ये प्रोटीन हमारे लाइसोसोम के कांटेक्ट में आएगी तब इसके अंदर के एंजाइम एक्टिव होंगे, क्योंकि लाइसोसोम को पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे पास कोई मॉलिक्यूल आया है, मेरे पास कोई ऑर्गेनल आया है, उसको मुझे ब्रेक करना है, तो अब मैं फटाक से जाग जाऊँ। मतलब मॉलिक्यूल जब तक लाइसोसोम के कांटेक्ट में नहीं है तब तक लाइसोसोम सोते रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है, उसके एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मॉलिक्यूल लाइसोसोम के कांटेक्ट में आता है उसके मॉलिक्यूल्स एक्टिव स्टेट में हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया है? दीज एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट एंड आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन अ लाइसोसोम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर पर्टिकुलर ऑर्गेनल टू फॉर्म अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? दो अलग अलग ऑर्गेनल जब आप मिक्स करते हो तो उसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। लाइसोसोम और लाइसोसोम मिक्स होगा तो वो तो सेम स्ट्रक्चर हो गया, एक लाइसोसोम दूसरे लाइसोसोम के साथ मिल गया, इट इज सेम स्ट्रक्चर। लेकिन हाइब्रिड मतलब क्या होता है? एक लाइसोसोम प्रोटीन के साथ जुड़ गया या एक लाइसोसोम कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ गया, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। और जब दो सेम स्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्या बोला गया है? लाइसोसोम की एंजाइम्स कब एक्टिव होंगी? जब वो किसी स्ट्रक्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। अब क्या बताया गया है हमको? आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम, समझो ये हमारा प्रोटीन जो है ये लाइसोसोम के कांटेक्ट में आया तो लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिव हो गए और उन्होंने इस सेल को टोटली डैमेज कर दिया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो प्रोटीन बनी थी, डैमेज्ड प्रोटीन जो बनी थी, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि सेल के लिए वो डेंजरस थी। तो अब ये सारा एक्शन होने के बाद अब एंजाइम क्या करेगी? एंजाइम पहले इनएक्टिव थी, जैसे वो सेल के साथ कांटेक्ट में आई, ऑर्गेनल के साथ कांटेक्ट में आई, वैसे वो एक्टिव हो गई, उसने अपना काम किया। अब क्या? आफ्टर द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ओवर, द लाइसोसोम इज रीफॉर्म्ड एंड रीयूज्ड। पहले क्या होता है? जब ये प्रोटीन लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट में आता है या कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो लाइसोसोम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेने के लिए। अगर लाइसोसोम को इसको मारना है तो इसको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तो ये पहले अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, प्रोटीन को मारता है और फिर वापस से ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपका जो रबर बैंड होता है, आप जब रबर बैंड को ऐसे रखते हो तो उसका डायमीटर छोटा रहता है, लेकिन जब आप उसको बाल में बांधते हो तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर जब आप बाल से निकाल के रखते हो तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वैसा ही कुछ लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम जब काम करता है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो लाइसोसोम वापस से रीफॉर्म हो जाता है और वापस से हम उसको रीयूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब अब वो नेक्स्ट सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। Lysosomes are thus found in various structural forms and carry out functions for the cell। और लाइसोसोम का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, लाइसोसोम के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय करना है। उसको जो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय करना होगा वो उसका शेप ले लेगा और उसको अपने अंदर भर लेगा और उसको डिस्ट्रॉय करके वैक्यूल में डाल देगा। समझ में आया? सो लाइसोसोम का कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप नहीं है, इट इज़ फाउंड इन मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहाँ तक समझ में आया? ऑल राइट, अब आपको देखो आगे क्या बताया गया है। ये मैं डायरेक्टली आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन लिखते वक्त आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इसमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं खुद नहीं लिख रही हूँ, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ डायरेक्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सारे पॉइंट्स इसमें आपके पॉइंट वाइज आपको लिखने हैं। तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है हमको? लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक मतलब क्या होता है? मेनी स्ट्रक्चर। पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिक मीन्स स्ट्रक्चर। तो अभी हमने देखा कि लाइसोसोम का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके पास कौन सा ऑर्गेनल आने वाला है उस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर वो चेंज कर लेता है टू डिस्ट्रॉय द अदर सेल, ओके, द अदर स्ट्रक्चर। सो इट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर।
वी कैन क्लासीफाई लाइसोसोम एज, हम लाइसोसोम्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, दो क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होगा, जब उसके पास कोई दूसरा सेल नहीं आया है, जब तक हमारा लाइसोसोम अकेला है, इनएक्टिव स्टेट में है उसके एंजाइम्स, तब तक उस लाइसोसोम को हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या बताया गया है, प्राइमरी लाइसोसोम्स विच आर नथिंग बट मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स इन विच एंजाइम्स आर इन इनएक्टिव स्टेट। मतलब जब तक हमारा लाइसोसोम इनएक्टिव स्टेट में है, जब तक उसके पास कोई दूसरा सेल ऑर्गेनल नहीं आया है, तब तक हम लाइसोसोम को कंसीडर करेंगे दैट इट इज प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन जब उसके पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आ जाता है और उसके लाइसोसोम के साथ मिलकर वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब समझो कि आपका ये लाइसोसोम है और इसके पास अब ये आपका प्रोटीन आ गया है जिसको डैमेज होना है, दिस इज डिफेक्टेड प्रोटीन, तो अब लाइसोसोम के एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे। तो अब हमारा जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम और ये प्रोटीन, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो प्राइमरी लाइसोसोम में ये अकेला रहता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में दोनों मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं, और जब कोई दूसरा स्ट्रक्चर लाइसोसोम के साथ जुड़ जाता है तो उसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। सो आगे क्या बताया गया है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स और हाइब्रिड लाइसोसोम्स which are formed by fusion of lysosome with endocytic vesicle. Endocytic vesicle means this vesicle which has come from endoplasmic reticulum. मतलब ये endocytic vesicle क्यों बोला गया है इसको, this is your endocytic vesicle, ये मिलकर आपको सेकेंडरी लाइसोसोम मिलता है। ये आपका लाइसोसोम है, ओके, और ये आपका एंडोसाइटिक वेसिकल है। एंडोसाइटिक वेसिकल मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर से आया है। मतलब समझो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसमें से एक प्रोटीन का वेसिकल बना, ये प्रोटीन का वेसिकल गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास गया ये वेसिकल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जब ये गया तो स्टेप बाय स्टेप इसको मॉडिफाई होना चाहिए था, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं हुआ। ये जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाहर निकला तो ये डैमेज्ड बन के बाहर निकला। क्या बन के बाहर निकला, डैमेज बन के। तो इस वेसिकल को हम बोलते हैं एंडोसाइटिक। एंडो मतलब सेल के अंदर से, साइटिक मीन्स सेल एंड एंडो मीन्स इनसाइड। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से ये वेसिकल बाहर आया है और ये डिफेक्टेड वेसिकल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटिक वेसिकल। क्या बोलेंगे, एंडोसाइटिक वेसिकल। तो जब हमारा प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसाइटिक वेसिकल के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, ओके। सो सेकेंडरी लाइसोसोम और हाइब्रिड लाइसोसोम्स विच आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विथ एंडोसाइटिक वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल्स टू बी डाइजेस्टेड। इस एंडोसाइटिक वेसिकल के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल होंगे जिसको हमको डाइजेस्ट करना है, इसीलिए तो लाइसोसोम को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि अनवांटेड मटेरियल डाइजेस्ट करना है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज हेट्रोफाजिक वेसिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, हेट्रोफाजिक वेसिकल। सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, हेट्रोफाजिक वेसिकल। ठीक है, ऑल राइट। हेट्रो मीन्स क्या होता है, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक लाइसोसोम और एक प्रोटीन। और फाज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खा लेना। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये हमारे एंडोसाइटिक वेसिकल को खा लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और जैसे ही ये एंडोसाइटिक वेसिकल लाइसोसोम के अंदर जाएगी, इसके ये एंजाइम्स इसको टोटली ब्रेक डाउन कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को कट करना या ब्रेक डाउन करना। ठीक है, सो इसीलिए सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, हेट्रोफाजिक वेसिकल। दिस इज लार्जर इन साइज देन प्राइमरी लाइसोसोम। अभी ऑब्वियस सी बात है, आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि ये जो हेट्रोफाजिक वेसिकल होता है या सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, ये साइज में बड़ा होता है। सो ऑब्वियस, क्योंकि जब लाइसोसोम अकेला है तो वो इतना सही है, लेकिन जब लाइसोसोम एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ जुड़ रहा है तो उसका साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। सो इट इज लार्जर इन साइज। यहाँ तक समझा, ऑल राइट। अब हमको नेक्स्ट क्या बताया गया है, रेसिड्यूअल बॉडी के बारे में बताया गया है। ध्यान से देखो, ये आपका लाइसोसोम था, दिस वाज योर प्राइमरी लाइसोसोम। इसके साथ हमने एंडोसाइटिक वेसिकल ज्वाइन किया तो ये मिल के क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसको आप बोल सकते हैं हेट्रोफाजिक वेसिकल। क्या बोल सकते हैं हम इसको, हेट्रोफाजिक वेसिकल। ये हेट्रोफाजिक वेसिकल क्या करेगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब हमारा एंडोसाइटिक वेसिकल आकर जुड़ गया है, मतलब ये प्रोटीन जुड़ गया है, तो इसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे। ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे तो ये एंडोसाइटिक वेसिकल लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा। अब इमेजिन करो कि
आपका एंडोसाइटिक वेसिकल अंदर आ गया है, ठीक है, लाइसोसोम के बाहर जो था वो अंदर आ गया है, ठीक है। अब ये एंजाइम्स इसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, इस एंडोसाइटिक वेसिकल के ऊपर अटैक करना चालू करेंगे, अटैक करके वो इस प्रोटीन को टोटली डैमेज कर देंगे। अब डैमेज करने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो हेट्रोफाजिक वेसिकल है, इसमें से जो प्रोटीन डैमेज हो चुकी है, डाइजेस्ट हो चुकी है, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उस वाले पार्ट को हमारा जो हेट्रोफाजिक वेसिकल है वो बाहर रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर रिलीज कर देगा? साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा जो डाइजेस्ट हो चुका है वो वाला पार्ट। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है प्रोटीन का, ये जो प्रोटीन का अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है वो हेट्रोफाजिक वेसिकल के अंदर ही रह जाएगा। तो इस बॉडी को, मतलब ये जो हमारा लाइसोसोम था, इसके अंदर प्रोटीन का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। क्या बोलते हैं हम इसको? इधर लिख देती हूँ, रेसिड्यूअल बॉडी, ठीक है। रेसिड्यू मतलब क्या होता है? बची हुई चीज़, लेफ्ट ओवर, रिमेनिंग चीज़, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? लाइसोसोम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पहले प्रोटीन को अपने अंदर ले लेता है या एंडोसाइटिक वेसिकल को, और फिर उसको टोटली डैमेज कर देता है। जो डैमेज पार्ट हो चुका है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जिससे अब हमारे सेल को कोई नुकसान नहीं है, वो वाला पार्ट हमारा लाइसोसोम बाहर निकाल देगा, वैक्यूल के पास भेज देगा, मतलब साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा और साइटोप्लाज्म से अपने आप वैक्यूल में चला जाएगा। या अगर साइटोप्लाज्म में भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो वैसे भी वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि उसको ऑलरेडी जो प्रॉब्लम वाली चीज़ थी वो हमने डाइजेस्ट कर दिया है। अब जो पार्ट प्रोटीन का डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारे इस प्रोटीन का जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो बाहर नहीं आता है, वो लाइसोसोम के अंदर ही रहता है, और उस लाइसोसोम को फिर हम बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। तो यहाँ देखो क्या दिया गया है आपको, रेसिड्यूअल बॉडी इज द वेसिकल containing undigested remains left over in the heterophagic vesicle after releasing the products of digestion in the cytosol। साइटोसोल में अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करने के बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा हेट्रोफाजिक वेसिकल के अंदर, उसको हम बोलते हैं, उस बॉडी को हम बोलते हैं, हेट्रोफाजिक वेसिकल को हम बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। अंडरस्टूड अप टिल हियर? ऑल राइट। अब हमको नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हम लाइसोसोम को ऑटोफाजिक वेसिकल या स्यूसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय स्यूसाइडल बैग्स? स्यूसाइडल बैग्स या ऑटोफाजिक वेसिकल्स मतलब ऐसे लाइसोसोम्स जो अपने ही सेल के ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। देखो, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसे अनवांटेड मॉलिक्यूल जो बाहर से सेल के अंदर आते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और एक ऐसे अनवांटेड मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर ही है जैसे डैमेज प्रोटीन या डैमेज कार्बोहाइड्रेट या कोई भी चीज़ जो सेल के अंदर ही बन रही है पर खराब बनी है। तो जो सेल के अंदर ही बनती है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर बन रहा है पर खराब बना है, उसको हमको ख़त्म करना है, तो लाइसोसोम उसको ख़त्म करेगा। तो उस लाइसोसोम को हम बोलते हैं ऑटोफाजिक लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोफाजिक वेसिकल या ऑटोफाजिक लाइसोसोम। और इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्यूसाइड बैग्स, क्योंकि सेल जो है ये यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पर यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। इसने प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ये प्रोटीन गया तो यहाँ से डैमेज प्रोटीन बाहर निकला। क्या बाहर निकला? डैमेज प्रोटीन। अब ये डैमेज प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने ही लाइसोसोम भी बनाया, तो यही डैमेज प्रोटीन लाइसोसोम के कांटेक्ट में आ जाएगा और लाइसोसोम इसको डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल अपना कचरा खुद ही साफ कर रहा है, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है इस कचरे को साफ करने के लिए। हमारा सेल अपना कचरा खुद ही साफ कर रहा है, इसका मतलब वो अपने सेल का स्यूसाइड करवा रहा है। ये प्रोटीन खुद का क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये लाइसोसोम हमारी प्रोटीन को डैमेज करता है, मैं ये सिर्फ इतना पार्ट बाहर बताती हूँ, ये आपका लाइसोसोम है और ये आपका प्रोटीन है। जब ये इसको मारेगा तो कैसे मारेगा? ये पहले प्रोटीन को अपने अंदर ले लेगा। तो यहाँ पे समझो आपका ये डैमेज प्रोटीन अंदर आ गया, ठीक है, ये वाला प्रोटीन अंदर आ गया। अब ये लाइसोसोम इसको पूरी तरीके से डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो अंदर रह जाएगा, और ये सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, मतलब खुद को ख़त्म करके नया सेल बना लेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लाइसोसोम का काम जब ख़त्म हो जाता है तो वो न्यू स्ट्रक्चर बना लेता है, खुद को वापस रीफॉर्म कर लेता है। तो बेसिकली हमारा जो नया नया लाइसोसोम था उसने डैमेज प्रोटीन को अपने अंदर लेके स्यूसाइड कर ली। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? स्यूसाइड बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूसाइड बैग्स। क्योंकि उसने यूकैरियोटिक सेल को हेल्दी रखने के लिए डैमेज प्रोटीन को अपने अंदर ले लिया और उस प्रोटीन को अपने अंदर ही ख़त्म कर दिया,
खुद को भी खत्म कर दिया और उस प्रोटीन को भी खत्म कर दिया, सो दैट इज सुसाइडल बैग्स। खुद को खत्म कर दिया मतलब पहले जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहा उसका, उसने नया स्ट्रक्चर बना लिया। सो अंडरस्टूड क्यों इसको हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं ऑटोफाजिक वेसिकल्स। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड फाज मतलब क्या होता है, किलिंग या एंगल्फिंग। फाज का मतलब क्या होता है, सेल्फ एंगल्फिंग। तो हमारा जो लाइसोसोम है वो अपने ही सेल को हमारा जो लाइसोसोम है वो अपने ही मॉलिक्यूल को खा ले रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑटोफाजिक। अंडरस्टूड। थ्योरी देख लेते हैं। लाइसोसोम्स विच ब्रिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ सेल्स ओन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये आपका लाइसोसोम है, ये सेल के खुद के मटेरियल का डाइजेशन कर रहा है। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम सेल के खुद के मटेरियल का डाइजेशन कर रहा है। लाइक अ डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल दे आर कॉल्ड एज ऑटोफाजिक वेसिकल्स। तो ऐसे लाइसोसोम्स जो अपने सेल के खुद के डैमेज प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं, उन लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोफाजिक वेसिकल्स और सुसाइड बैग्स। आगे क्या बताया गया है, एन ऑटोफाजिक वेसिकल इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड ओल्ड सेल ऑर्गेनल। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो ऑटोफाजिक वेसिकल है, ये जो लाइसोसोम है जो अपने अंदर प्रोटीन को ले रहा है, इसेंशियली इट कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड। ये ऑटोफाजिक वेसिकल बनने से पहले क्या था, ये आपका सेकेंडरी लाइसोसोम था। मतलब प्राइमरी लाइसोसोम आपके प्रोटीन के साथ फ्यूज हुआ तो सेकेंडरी लाइसोसोम बना। करेक्ट। दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम एंड दिस इज योर एंडोसाइटिक वेसिकल्स। ये दोनों हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, या आप बोल सकते हो हेट्रोफाजिक वेसिकल। करेक्ट। तो हेट्रोफाजिक वेसिकल के बाद आपके पास बचता है ऑटोफाजिक वेसिकल, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है। ऑटोफाजिक वेसिकल बनने से पहले ये क्या है, इट इज अ प्राइमरी लाइसोसोम विच इज बाउंड विथ एंडोसाइटिक वेसिकल। तो वही हमको बोला जा रहा है। एन ऑटोफाजिक वेसिकल असेंशियली मतलब स्टार्टिंग में इट कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम फ्यूज्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू बी रिसाइकल्ड। ऑटोफाजिक वेसिकल बनने से पहले वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब आपका लाइसोसोम आपके एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ फ्यूज्ड है। ओके। रिमेंबर एवरी वीक एक चीज याद रखो कि हम जो ह्यूमंस हैं, हर हफ्ते हमारी बॉडी का जो लिवर है उसके सेल्स रिसाइकल होते हैं। ओके। एवरी वीक अ ह्यूमन लिवर रिसाइकल्स हाफ ऑफ इट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। ह्यूमन के जो लिवर सेल्स हैं उन लिवर सेल्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स खुद को रिसाइकल करते हैं। मतलब लिवर के जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, शुगर है। अब लिवर खुद को एक्टिव रखने के लिए अनवांटेड शुगर को बाहर निकाल देता है, अनवांटेड लिपिड्स डिस्कार्ड कर देता है और नया लिपिड बनाता है, अनवांटेड प्रोटीन छोड़ देता है और नया प्रोटीन बनाता है, लिवर अपना ध्यान रखने के लिए। तो ये जो अनवांटेड चीजें लिवर से निकल रही हैं वो किधर जा रही है, वो जा रही हैं लाइसोसोम के पास। अंडरस्टूड कैसे लाइसोसोम फंक्शन करता है। ऑल राइट। अब आगे हमको क्या बताया जा रहा है कि लाइसोसोम जो है जो वो डाइजेशन करता है वो दो टाइप का डाइजेशन करता है। एक इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर ही वो अपनी चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है, और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब क्या होगा, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, इसमें आपका न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपका ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा है, लाइसोसोम बना रहा है और मॉडिफाइड प्रोटीन्स रिलीज कर रहा है। तो ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम जब सेल के अंदर ही काम कर रहा है, मतलब अपने एंजाइम सेल के अंदर ही रिलीज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर। इंट्रा क्यों, क्योंकि लाइसोसोम सेल के अंदर काम कर रहा है। लेकिन जब ये लाइसोसोम सेल के बाहर एंजाइम्स रिलीज करेगा, मतलब जब ये लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को सेल के बाहर रिलीज करेगा और ये एंजाइम्स सेल के बाहर काम करेंगे किसी दूसरे सेल को मारने के लिए या किसी दूसरे मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड द सेल एंड इंट्रा मीन्स इनसाइड द सेल। तो लाइसोसोम जब अपना एंजाइम सेल के अंदर रिलीज करता है किसी मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। और लाइसोजाइम जब अपना एंजाइम बाहर रिलीज करता है किसी दूसरी मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए या ब्रेक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। थ्योरी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब क्या बोला गया है, लाइसोसोम्स ब्रिंग अबाउट इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन
द इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑटोफाजिक वेसिकल। अभी हमने जो ऑटोफाजिक वेसिकल का फंक्शन देखा, जो जहाँ पर आपका अनवांटेड प्रोटीन लाइसोसोम डैमेज कर रहा है, तो ये सब किधर हो रहा है? सेल के अंदर ही हो रहा है। ओके, so the intracellular digestion is brought about by autophagic vesicle or secondary lysosomes which contain foreign material। आपके लाइसोसोम के पास जब अनवांटेड फॉरेन मटेरियल आया था तो लाइसोसोम ने उस मटेरियल को खा लिया और खुद को बर्स्ट कर लिया, सुसाइड कर लिया। ओके, ऑल राइट। ब्रॉट इन बाय प्रोसेसेस लाइक फैगोसाइटोसिस। अब ऐसा इमेजिन करो कि एक तो वैसा अनवांटेड केस था, जैसे डैमेज प्रोटीन को लाइसोसोम ने खा लिया। अब कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर कोई अनवांटेड चीज़ आती है, बाहर साइटोप्लाज्म में से सेल के अंदर कोई फूड मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है, वो डायग्राम देखो। सेल के अंदर से कोई फूड मॉलिक्यूल जब अंदर आता है तो इस फूड मॉलिक्यूल के ऊपर लाइसोसोम अटैक करेगा। समझो, मैं इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, सिर्फ लाइसोसोम ड्रॉ करती हूँ। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके, और ये इसने बनाया लाइसोसोम। यहाँ बताती हूँ, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाया लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम के कांटेक्ट में जब आपका फूड आएगा, क्या आएगा? कोई फूड मॉलिक्यूल आएगा, तो ये लाइसोसोम आपके फूड मॉलिक्यूल को, ये लाइसोसोम आपके फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लेगा। मतलब कैसे दिखाई देगा हमको इसके नेक्स्ट स्टेप? इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा। लाइसोसोम ने क्या किया? फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लिया। फूड मॉलिक्यूल मतलब वेस्ट फूड मॉलिक्यूल, कोई ऐसी चीज़ जो सेल को नहीं चाहिए, ठीक है। फूड मॉलिक्यूल को अंदर ले लिया और उसको डाइजेस्ट कर लिया। तो ये जितना भी प्रोसेस हुआ ये सेल के अंदर ही हुआ। और जब हम फूड मॉलिक्यूल को अंदर ले रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा सेल क्या कर रहा है, ये फूड मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, मतलब कौन इसको अंदर ले रहा है? सेल वॉल अंदर ले रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ रहा है ना ये फूड मॉलिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल जब किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है तो उसको हम बोलते हैं एंगल्फ करना, निगलना। सेल ने अपने सेल फूड मॉलिक्यूल को निगल रहा है अंदर, तो इस एंगल्फ के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। बायोलॉजी के टर्म में हम एंगल्फिंग प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? मतलब आप जब किसी चीज़ को अपने अंदर निगलते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो आपको लास्ट लाइन क्या दी गई है? व्हेन फूड वैक्यूल इन अमीबा और मैक्रोफाजेस इन ह्यूमन ब्लड। मतलब समझो अमीबा के अंदर कोई फूड मॉलिक्यूल अंदर जाता है, या फिर हम ह्यूमंस में मैक्रोफाजेस बॉडी में आते हैं, दैट एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी। मतलब क्या बोला गया है कि आपका अमीबा समझो, इमेजिन करो आपका जो अमीबॉइड सेल है इसके अंदर लाइसोसोम्स हैं, और ये इसके अंदर जो फूड आ रहा है, ये लाइसोसोम उस फूड को अपने अंदर ले लेगा और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डाइजेस्ट करके सेल में रिलीज करेगा, और जो वेस्ट पार्ट है वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। और दूसरा, अगर ह्यूमन सेल का एग्जांपल लें तो हम ह्यूमन सेल्स के अंदर ना मैक्रोफाजेस होते हैं। क्या होते हैं? मैक्रोफाजेस। मतलब कुछ ऐसा सेल होता है, पैकमैन बोलते हैं ना आप, वो कीड़े खाने वाला ऐसा गेम है, स्नेक खाने वाला। तो ऐसा ही कुछ एक इमेजिन करो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर मैक्रोफाजेस होते हैं। ये मैक्रोफाजेस क्या करेंगे? ये भी एक टाइप के लाइसोसोम है। ये मैक्रोफाज क्या है? एक टाइप के लाइसोसोम है। ये मैक्रोफाजेस क्या करेंगे? अपनी बॉडी में जितने भी बाहर से बैक्टीरिया आएंगे, ये उन बैक्टीरिया को खा लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो जब ये खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये खुद की सुसाइड कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ बैक्टीरिया भी मर जा रहा है। और फिर जो बचा हुआ रेसिडुअल बॉडी होगा वो कहाँ चला जाएगा? वैक्यूल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वैक्यूल में, क्योंकि सारा कचरा कहाँ जमा होता है? वैक्यूल में। अंडरस्टूड? ऑल राइट। अब हमको नेक्स्ट क्या बताया? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में। पहले हमने इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखा जहाँ पर सेल के अंदर लाइसोसोम काम कर रहा है। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा? लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा। आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। सबसे पहला एक एग्जाम्पल बताती हूँ टीयर्स का। आपकी आंखों में जो टीयर ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं, आपकी आईज में एक टीयर ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। क्योंकि आंखों की जो बोन है, आंख जिस बोन के अंदर है, वो बोन का नाम लैक्रिमल बोन है। तो वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर आपके टीयर्स भरे होते हैं और उन टीयर्स में आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो आपके आईज के अंदर एक लैक्रिमल ग्लैंड है। ये लैक्रिमल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? ये लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स प्रोड्यूस करता है। और उस टीयर्स के अंदर क्या होते हैं? उस टीयर्स के अंदर आपके लाइसोजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोजाइम्स।
आपके लाइसोसोम जो एंजाइम बनाते हैं उन एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसोजाइम्स। ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, समझो आपकी आंख में कुछ कचरा चला गया या कोई मच्छर चला गया या कुछ भी, धूल चली गई, मिट्टी चली गई, तो फटाक से आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाता है, पानी निकलने लग जाता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड को क्या लगता है कि आंख में कुछ बैक्टीरिया आया है। तो जब ये टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अंदर जो लाइसोजाइम होते हैं, ये लाइसोजाइम एसिडिक होते हैं। तो अगर गलती से आंखों में कुछ बैक्टीरिया गया भी होगा तो वो इन एंजाइम्स के वजह से डेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पर हुआ, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ? आंख के अंदर हुआ कि आंख के बाहर हुआ? आंख के बाहर हुआ, क्योंकि आंख ने ये टीयर्स को प्रोड्यूस किया। इसीलिए हम इस डाइजेशन को बोलते हैं एक्रोसोमल डाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब जो दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने पहले बोल दिया, दैट इज एक्रोसोमल डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? एक्रोसोमल डाइजेशन। ये एक्रोसोमल डाइजेशन क्या होता है? समझो, आपको ह्यूमन स्पर्म के बारे में तो पता ही है, ये ह्यूमन स्पर्म है और ये आपका ओवरी है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब इस स्पर्म को ओवरी के अंदर जाना है, लेकिन ओवरी के बाहर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेयर है। जब तक ये लेयर ब्रेक नहीं होगी तब तक ये स्पर्म अंदर नहीं जा सकता। तो आपका ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म का हेड, इसके पास एक कैप होता है, ऐसे टोपी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस कैप को हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? इस कैप को हम एक्रोसोम बोलते हैं। इस एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। तो ये एक्रोसोम क्या करेगा, इसको ओवरी के अंदर जाना है तो ये एक्रोसोम अपना एंजाइम रिलीज करेगा, ऐसे पिचकारी छोड़ेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा। तो एक्रोसोम में से सारे एंजाइम्स निकल गए तो आपका ओवरी का जो फर्स्ट लेयर है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से जो फर्स्ट लेयर है ना, ये एक्रोसोम के एंजाइम्स की वजह से आपका आउटर लेयर ब्रेक हो जाएगा और जिसके वजह से नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि स्पर्म ओवरी के अंदर इंसर्ट कर चुका है और धीरे धीरे करके उसका टेल भी अंदर चला जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या देखा पूरे स्टेप बाय स्टेप में, कि जब आपका कोई सेल, आपके सेल के अंदर का लाइसोसोम जब अपना एंजाइम बाहर रिलीज कर रहा है किसी मेम्ब्रेन को या किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। चलो थ्योरी देख लेते हैं। अब थ्योरी में हमको क्या बताया गया है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स outside the cell. For example, acrosome, a cap-like structure in human sperm, is modified lysosome. ये भी एक टाइप का लाइसोसोम ही है, which contains what? Which contains various enzymes like hyaluronidase. ये एंजाइम क्या करेगी? ये ओवरी के बाहर के मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगी। एक ये एग्जाम्पल बताया और एक टीयर्स का एग्जाम्पल बताया, आप दोनों याद रख सकते हैं। ऑल राइट, अब आगे क्या बताया गया है? These enzymes bring about fertilization by dissolving protective layers of ovum. इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आगे का पॉइंट क्या बताया है कि ये एंजाइम हमारे ओवरी के आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आपका स्पर्म ओवरी के अंदर जाएगा और जब स्पर्म ओवरी के साथ फ्यूज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे क्या बताया जा रहा है? During metamorphosis process found in many organisms, lysosomal enzymes help in reusing the tissue of redundant organs. They also help in destruction of malignant cells, example T lymphocytes. मतलब इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है हमको? जब मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या? मेटामॉर्फोसिस मीन्स व्हाट? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपका कोई सेल, कोई ऑर्गेनिज्म अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, कोई ऑर्गेनिज्म जब विकसित होता है, जैसे कॉकरोच जब छोटा होता है तो वो अंडा होता है, कॉकरोच अंडे से जब बाहर निकलता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो कॉकरोच अडल्ट बनता है उसमें विंग्स आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, उसका साइज बड़ा जाता है, उसके एंटीना बड़े हो जाते हैं। तो मतलब कॉकरोच ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। जब वो छोटा था तो उसमें पंख थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके पंख काम कर रहे हैं। ये आपको और एक एग्जाम्पल देती हूँ मेटामॉर्फोसिस का। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बनने से पहले वो कैटरपिलर होता है। तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। कैटरपिलर एक वर्म है, बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई जब बनता है तो ये मेटामॉर्फोसिस है। मॉर्फोसिस मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चर। सो मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर। ओके, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है तो स्ट्रक्चर चेंज करने के टाइम पे वो क्या करता है? उसके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं
वो पहले वाले स्ट्रक्चर में से भी कुछ चीज़ें रीयूज करता है। क्या करता है? पहले वाले स्ट्रक्चर में से भी कुछ चीज़ें रीयूज करता है। देखिए क्या दिया गया है हमको यहाँ पर, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक बटरफ्लाई एंड कॉकरोच, lysosomal enzymes help in reusing the tissues of redundant organ। redundant organ मतलब जब आपका बटरफ्लाई कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहा है तो कैटरपिलर के अंदर जो वेस्ट ऑर्गन्स होंगे जो बटरफ्लाई में नहीं आने वाले हैं काम, उन ऑर्गन्स का टिश्यू यूज करेगा बटरफ्लाई। मतलब क्या बोला मैंने, ये आपका कैटरपिलर है और ये आपका बटरफ्लाई है, ठीक है। इस बटरफ्लाई में हमारे कैटरपिलर के ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जो इसमें यूज नहीं होंगे, उन ऑर्गन्स को भी हम यूज करेंगे बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। उस टिश्यू को हम रीयूज करेंगे और इस प्रोसेस ये प्रोसेस करने में कौन हेल्प करता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोमल एंजाइम्स का और एक फंक्शन क्या बताया है? दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। मैलिग्नेंट सेल्स मतलब क्या होते हैं? एक टाइप के कैंसरस सेल्स। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो कैंसरस सेल्स हैं या जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है? ये जो टी सेल्स होते हैं ये आपके बॉडी के बैक्टीरिया को किल करते हैं। टी सेल्स डू व्हाट? दे किल योर बैक्टीरिया, ओके। लेकिन अगर समझो आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया ही नहीं और ये टी सेल्स का, समझो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया ही नहीं, तो ये टी सेल्स जो है बिना बैक्टीरिया के ये बढ़ते जा रहे हैं, अपना पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। अगर बैक्टीरिया आया होता तो टी लिम्फोसाइट्स उनको किल कर देता, लेकिन बैक्टीरिया नहीं आया है फिर भी टी सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई भी सेल जब बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ट्यूमर बना देता है, गांठ बना देता है, और उसी ट्यूमर को हम कैंसर बोलते हैं। तो अनवांटेड टी सेल्स जो बढ़ रहे हैं इनको भी किल करने के लिए कौन हेल्प करेगा? लाइसोसोम। सो ये था लाइसोसोम का सारा फंक्शन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड लाइसोसोम्स के सारे फंक्शंस को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोम आपकी बॉडी में बहुत सारा फंक्शन करता है। और याद रखो कि लाइसोसोम बनता कहाँ से है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन से, दोनों मिलकर हमारे लाइसोसोम को बनाते हैं। बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा फंक्शन है। सो सारी चीज़ों को वापस से अपनी टेक्स्ट बुक में से एक बार रिपीट करो, और जो पार्ट मैंने आपको फोटोज़ दिखाकर एक्सप्लेन किया, मतलब डायरेक्टली जो टेक्स्ट बुक का प्रोजेक्टर की मदद से मैंने यहाँ पर आपको एग्जिबिट किया गया है, वो आप पॉइंट वाइज लिखना अपनी नोटबुक में। जब आप नोट्स बनाएंगे तो मेक श्योर कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, तो आपका खुद का पर्सनल नोट्स रेडी हो जाएगा, तो आपको किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर दैट यू क्लियर योर डाउट्स बाय आस्किंग देम इन आवर कमेंट सेक्शन. If you have doubt in any other previous session also, then you can ask those doubts in those session. Please feel free to ask your doubts. And if you understood today's sessions, you liked the video, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, अपने रिव्यूज़ को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. Let's help them also. All right. And one more thing, if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon.